डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एडीसी पार्ट 2 या बीकॉम पार्ट 2 में हमारा एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स लॉ। अच्छा, ये फ़िलहाल तो अगर एडीसी पार्ट 2 की बात करें तो इसमें ये ऑडिटिंग के पेपर के साथ आता है। तो आगे जाकर जब ये सेमेस्टर सिस्टम में जाता है तो इनकम टैक्स लॉ का पूरा अलग से एक पेपर आता है। अभी जो आपका पेपर पैटर्न है, फिलहाल मैं एडीसी के हवाले से बात करता हूँ, बाद में किसी भी क्लास में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडीसी पार्ट 2 का जो पेपर पैटर्न है वो है ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स लॉ। ऑडिटिंग का जो इसमें पोर्शन है वो 60% है और इनकम टैक्स लॉ का जो इसमें पोर्शन है वो 40% है। अब ऑडिटिंग में जो सवालात हैं वो तो स्टूडेंट्स पास पेपर से पढ़कर याद करके, टेनियर से देखकर, नोट से याद करके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनकम टैक्स लॉ में एक क्वेश्चन आता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को हो जाती है परेशानी, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टाइल में होता है, यानी कि उसको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए इनकम टैक्स के। तो बस यहीं पर हम आकर जो है वो फंस जाते हैं स्टूडेंट्स, कि वो बिना पढ़े बिना समझे जो है वो उस सवाल को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो अब फिलहाल हम यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इंट्रोडक्शन देखते देखते यानी कुछ लॉज को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स के हवाले से क्या लॉज है, और फिर हम चलेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो चलिए पहले कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं कि ये इनकम टैक्स बेसिकली क्या चीज़ है। ठीक है, इनकम टैक्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन एनुअल टैक्स चार्ज ऑन द इनकम ऑफ द पीपल, यानी कि गवर्नमेंट आपसे जो भी आपकी इनकम पर टैक्स चार्ज करती है, एनुअल। यहाँ पर गौर कीजिएगा, लफ्ज़ जो है वो एनुअल है, मंथली नहीं है या बाय एनुअली नहीं है, ये है एनुअल। इनकम टैक्स साल में बार बार नहीं दिया जाता। सेल्स टैक्स आप बार बार देते हैं और बहुत किस्म के टैक्स शायद बार बार देते हैं, विद होल्डिंग टैक्स बार बार देते हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स है वो साल में एक ही बार गवर्नमेंट चार्ज करती है आपसे, ये बार बार नहीं दिया जाता। ठीक है, तब इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब पूरे साल में जो भी आमदनी कमाएगी, जो भी पैसा आप कमाएंगे, उस पैसे पर गवर्नमेंट को एक ख़ास अमाउंट जो है वो आपको पे करना पड़ता है। जितनी भी आपकी आमदनी होगी, ज़्यादा आमदनी है तो ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, कम आमदनी है तो कम टैक्स देना पड़ेगा, और अगर बहुत ही कम है तो टैक्स नहीं देना। एक स्लैब बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो हम डिस्कस लेंगे स्लैब क्या होता है। तो अपनी आमदनी के हिसाब से आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। भाई क्यों देना पड़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट आपके उन्हीं टैक्सेस की बिहाफ पर मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाती है, यानी कि रोड्स बनाती है, लाइट्स बनाती है नहीं बनाती है वो एक अलग मामला है, लेकिन बहरहाल इसी पर्पज़ के लिए लिया जाता है कि भाई आप जिस जगह पर अपना कारोबार कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल आप बोले सर हमारे यहाँ तो रोड्स ही नहीं है, क्योंकि आप टैक्स नहीं भर रहे। टैक्स भरें तो गवर्नमेंट जो है वो उन टैक्सेस की मदद से आपकी रोड बना देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो इनकम टैक्स है बेसिकली वो किस पर चार्ज किया है? आपकी आमदनी पर। जो भी पैसा आप कमाएंगे उस आमदनी पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट वो जो भी टैक्स चार्ज करती है वो एनुअल चार्ज करती है। ठीक है, ये बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब जो इनकम टैक्स की हम कैलकुलेशन करेंगे कि सर हमें कितना टैक्स देना है, वो कैसे पता चलेगा? वो आपकी इनकम की बुनियाद पर होगा। यानी इसके लिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी इनकम कितनी है। जब इनकम पता चल जाएगी तो फिर जानना आसान हो जाएगा कि उस पर टैक्स कितना देना है। तो हमारा जो पहला टारगेट है वो टैक्स कैलकुलेट करना नहीं है। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये टारगेट होगा कि हम अपनी इनकम मालूम करेंगे। ठीक है, अच्छा, जब अब इनकम की बात आती है तो एफबीआर की जो वेबसाइट है, यानी एफबीआर ने जो हमें रूल्स बताए हैं, उसने अपनी इनकम को, यानी आपकी इनकम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। आप अगर एफबीआर की वेबसाइट खोलेंगे आपको वहाँ पर वाज़ेह तौर पर नजर आ जाए। आपकी जो भी आमदनी है वो 5 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। पहली आमदनी होती है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप कोई सैलरीड पर्सन है, कहीं जॉब करते हैं, तो उस जॉब से आपको जो भी सैलरी हासिल होती है, मुख्तलिफ किस्म की सैलरी होती है। यहाँ पर सिर्फ सैलरी नहीं होती, सैलरी तो आपकी एक तनख्वाह होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बताया गया कि आपको हर महीने 50,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, प्लस आपको ये मिलेगा, बोनस मिलेगा और यूँ मिलेगा, वो मिलेगा, वो सब मिलाकर बनती है आपकी सैलरी। यानी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर वो सब कुछ आ जाएगा। यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आपको जो भी पैसा मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो सब आ जाएगा आपके किस में? इनकम फ्रॉम सैलरी कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यानी आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, सैलरी के अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से आप जो भी रेंट वगैरह हासिल करते हैं, अपना घर किराए पर दिया हुआ है, कोई दुकान एक्स्ट्रा है आपने वो किराए पर दी हुई है, उससे आने वाला जो भी रेंट है वो सब आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैटेगरी में आ जाएगा। तीसरी कैटेगरी है इनकम फ्रॉम बिजनेस। समटाइम ऐसा होता है कि आप जॉब भी करते हैं और आपका सेपरेट कोई बिजनेस भी है, अपना कोई पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हैं आप, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम मजीद बढ़ जाती है। तो सैलरी से कितना पैसा कमा रहे हैं वो अलग शो करना है, प्रॉपर्टी से कितना पैसा कमा रहे हैं वो अलग शो करना है, बिजनेस से कितना पैसा कमा रहे हैं वो अलग शो करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो चीज़ नहीं है वो स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी मेरे पास सिर्फ सैलरी है तो मैं प्रॉपर्टी छोड़ दूंगा और बिजनेस छोड़ दूंगा।
मेरे पास सैलरी है और बिजनेस है तो मैं सैलरी और बिजनेस को शो करूंगा, प्रॉपर्टी छोड़ दूंगा। या मेरे पास सैलरी नहीं है, मेरे पास सिर्फ बिजनेस है तो मैं सिर्फ बिजनेस शो करूंगा। जो आपके पास है आप उसी हिसाब से अपनी इनकम को शो करेंगे। फोर्थ कैटेगरी है इसमें कैपिटल गेन से। कैपिटल गेन से यहाँ पर मुराद है, यूँ समझ लीजिए इसको, कि कोई भी फिक्स एसेट्स बेचने से आपको जो भी पैसा हासिल होता है वो कहलाता है आपका कैपिटल गेन। तो उस पर भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो वो उससे जो भी आपकी आमदनी हासिल होगी कैपिटल गेन से, वो सब आपका इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। और पांचवी कैटेगरी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अलावा अगर कोई और सोर्स ऑफ इनकम आपकी है, कहीं से भी एक्स्ट्रा पैसा अगर आपके पास आ रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर कहीं बाहर से पैसा है आपके पास, तो वो सब इसके अलावा, इन चारों के अलावा कोई भी आपकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगी, वो सब किस कैटेगरी में आ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में आ जाएगी। तो आपको अपनी इनकम को सवाल में भी पढ़कर भी ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इनकम मेरी किस हेड की, किस कैटेगरी के अंदर आएगी, उसी के अंदर शो करना है। अगर आपने जैसे मिसाल के तौर पर बैलेंस शीट बनाई है, तो बैलेंस शीट अगर आप जब बनाते हैं तो एसेट्स को एसेट्स की कैटेगरी में लिखते हैं, करंट एसेट्स को करंट एसेट्स की कैटेगरी में, और फिक्स एसेट्स को फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में लिखते हैं। अगर आपने इसको मिक्सअप कर दिया तो आपका आंसर तो टैली करेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो चीज़ गलत हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको अपनी इनकम जब शो करनी है, प्रॉपर हेड के अंदर शो करनी है। अगर आपने अपनी बिजनेस की इनकम को सैलरी में शो कर दिया तो कॉन्सेप्चुअली वो गलत हो जाएगा और उसके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक, चलो ये तो हो गई पहली बात। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझ के चलते हैं हम आगे। इनकी हमें आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर आपका पूरा सवाल जो है वो बेस करेगा। पहली चीज़ यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, टोटल इनकम। ये टोटल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम इज ऑल इनकम अर्न फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस एक्सेट्रा। यानी पीछे जो मैंने 5 हेड्स पढ़े हैं अभी, उन पाँचों हेड में से जो भी मेरे पास सोर्सेज हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास 5 सोर्सेज हो, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, उन तमाम सोर्सेज से आप जो भी आमदनी कमाते हैं वो सब आपकी क्या कहलाएगी? टोटल इनकम। यानी मेरी मुकम्मल आमदनी, जो भी पैसा मैंने पूरे साल में कमाया, वो पूरे साल की जो भी मेरी आमदनी होगी वो क्या कहलाएगी? मेरी टोटल इनकम। तो इस बात को यहाँ पर ज़हन में रखना है कि आप जब भी बात करेंगे ना, आप यहाँ पर इनकम टैक्स जब भी हम पढ़ेंगे, ये हम मंथली कोई बात नहीं करेंगे। हम जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे वो ईयरली बेसिस पर, यानी सालाना की बुनियाद पर हम काम करेंगे। तो टोटल इनकम का मतलब जो भी पैसा आपने कमाया, चाहे सैलरी से कमाया, चाहे प्रॉपर्टी से कमाया, चाहे बिजनेस से कमाया, चाहे कैपिटल गेन से कमाया, या कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी आमदनी आपने कमाई है पूरे साल में, वो आपकी क्या कहलाएगी? टोटल इनकम। ठीक, अच्छा, इसके बाद दूसरी टर्म यहाँ पर यूज़ होती है, उसे हम कहते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। ये एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है? पर इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। एग्जेम्प्ट इनकम इज एन इनकम specifically excluded by law from being taxed at all, though you might still report it। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये वो इनकम है जिस पर आपको टैक्स नहीं देना, जिस पर आपको इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने कि आप इस पर टैक्स नहीं देंगे। इसे आप शो तो करेंगे, मतलब जाहिर भी करेंगे कि भाई ये मेरी, छुपाना भी नहीं है। छुपाना, किसी चीज़ को छुपाना जो है वो चोरी है, तो छुपाना नहीं है, दिखाना है कि सर ये मेरी एक ऐसी इनकम है जिस पर मुझे टैक्स नहीं देना। मिसाल के तौर पर आपको आपके पेरेंट्स ने गिफ्ट दे दिया। अब जो गिफ्ट आपको मिला है, गिफ्ट कैश की सूरत में दे दिया, फॉर एग्जांपल, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको कैश दे दिया 2 लाख रुपए, किसी भी वजह से खुश होकर, मोगैम्बो खुश हुआ और आपको 2 लाख रुपए गिफ्ट दे दिया। अब वो गिफ्ट आप जब अपनी सालाना रिपोर्ट बनाएंगे जो गवर्नमेंट को सबमिट होती है, तो उसमें आप दिखाएंगे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे 2 लाख रुपये का गिफ्ट दिया, शो करेंगे, और गवर्नमेंट कहेगा ठीक है ये गिफ्ट है, तो इस पर कानूनी तौर पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, यानी एग्जेम्प्ट इनकम है। ये वो इनकम है जिस पर टैक्स नहीं देना। अगर यही 2 लाख रुपए आप दिखाते कि मुझे 2 लाख रुपए सैलरी मिली है, तो गवर्नमेंट कहती है लाओ भाई इस पर टैक्स दो। पहले 2 लाख आगे की बात है, तो गवर्नमेंट कहती है कि इस पर टैक्स दो। लेकिन आपने कहा कि 2 लाख रुपए मुझे मेरे पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया है, तो फिर इस पर गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है ये जो गिफ्ट है ये कौन सी इनकम की कैटेगरी में आ जाएगी? आपकी एग्जेम्प्ट इनकम, यानी इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो एग्जेम्प्ट इनकम से मुराद होती है वो इनकम जिस पर कानूनी तौर पर आपको कोई टैक्स ना देना पड़े, ऐसी तमाम इनकम को हम कहते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। अब कौन कौन सी ऐसी इनकम होती है वो हम आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी आमदनी है जिस पर आपको टैक्स नहीं देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबल इनकम। देखिए, टोटल इनकम एक अलग बात है और टैक्सेबल इनकम एक अलग बात है। अभी इसकी डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। टैक्सेबल इनकम से मुराद होती है, टैक्सेबल इनकम इज द पोर्शन ऑफ योर टोटल अर्निंग्स दैट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स आफ्टर अलाउएबल डिडक्शंस। चलिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। मैंने आपको टोटल इनकम पढ़ा इससे पहले। मिसाल के तौर पर आपकी टोटल आमदनी हुई है, टोटल आमदनी एज्यूम करता हूँ पूरे साल की आपकी टोटल आमदनी हुई है 9 लाख रुपए।
पूरे साल में आपने कमाया है 9 लाख रुपए, क्या कहलाएगा आपका ये कहलाएगी आपकी टोटल इनकम, आपकी मुकम्मल आमदनी हुई है 9 लाख रुपए। ठीक, इस 9 लाख रुपए में से आपने ज़कात दे दी, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए, अज्यूम कीजिए आपने ज़कात दे दी 1 लाख रुपए, तो 9 लाख में से 1 लाख रुपए आपने ज़कात की सूरत में खर्च किए। घर के खर्चे माइनस नहीं कर सकते आप, उसकी इजाज़त नहीं है, वो आपका मामला है, लेकिन 1 लाख रुपए आपने ज़कात की सूरत में दिए, तो अब आपकी जो इनकम बनती है, टैक्सेबल इनकम, वो बनती है 8 लाख, जिस पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। अब गवर्नमेंट आपसे 9 लाख पर टैक्स नहीं लेगी, आपने कमाया तो है 9 लाख रुपए, लेकिन उस पर जो अलाउेबल डिडक्शन है, अलाउेबल डिडक्शन से मुराद है जो गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया है, जो आप डिडक्ट कर सकते हैं। आप अपने घर का रेंट इसमें से डिडक्ट नहीं कर सकते, बिजली का बिल डिडक्ट नहीं कर सकते, घर के खराजात इसमें से डिडक्ट नहीं कर सकते, भले क्यों आपने, जाहिर सी बातें करेंगे, लेकिन वो आप इसमें से माइनस नहीं करेंगे। आपने 9 लाख रुपए कमाए हैं, 9 लाख में से कुछ खर्चे ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप डिडक्ट कर सकते हैं। वो क्या चीज़ें डिडक्ट कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो आपको ज़कात डिडक्ट करने की मिसाल के तौर पर इजाज़त है, आपने यहाँ से ज़कात डिडक्ट कर दी, 1 लाख रुपए आपने ज़कात दी। ज़कात देने के बाद अब जो आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है वो 8 लाख। टैक्सेबल इनकम का मतलब जिस पर टैक्स देना है, टोटल इनकम का मतलब टोटल जो पैसा कमाया। कोई पूछे टोटल कितना कमाया, आप जवाब देंगे 9 लाख रुपए कमाए। तो कोई पूछे क्या 9 लाख पे टैक्स दोगे, आप बोलेंगे नहीं भाई, गवर्नमेंट ने कहा है जो ज़कात दी है वो निकाल दो, 1 लाख रुपए ज़कात निकालने के बाद 8 लाख रुपए पर टैक्स देना। तो जिस आमदनी पर टैक्स देना हो वो टैक्सेबल इनकम कहलाती, जो टोटल पैसा कमाया वो टोटल इनकम, और जिस पर टैक्स देना है वो कहलाती है आपकी टैक्सेबल इनकम। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं टैक्स पेबल की। ज़रा एग्जाम्पल की तरफ वापस आते हैं। टोटल इनकम कितनी सर 9 लाख, डिडक्शन कितनी सर 1 लाख, टैक्सेबल इनकम कितनी सर 8 लाख, यानी टैक्स कितने पर देना है, अब आपको टैक्स देना है 8 लाख पर। तो 8 लाख पर सर टैक्स कितना देना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट के कुछ कवानीन है, कुछ स्लैब उन्होंने बनाकर हमें दिए हैं, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो टैक्स कितना देना है अब ये जानना है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ टैक्स पेबल, टैक्स कितना देना है। द फाइनल अमाउंट ऑफ टैक्स यू ओ कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द टैक्स रेट टू योर टैक्सेबल इनकम, यानी जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम होगी उस पर आप एक परसेंटेज अप्लाई करेंगे। कितनी परसेंटेज अप्लाई करेंगे, वो इनकम के हिसाब से होगी। कम इनकम होगी तो कम परसेंटेज होगी, ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा परसेंटेज होगी, और ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा परसेंटेज होगी। ठीक है, देन सब्ट्रैक्टिंग एनी टैक्स क्रेडिट्स, रिबेट्स और एडवांस टैक्सेस ऑलरेडी पेड। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम बनी कितनी, टैक्सेबल इनकम कितनी बनी एग्जाम्पल के तौर पर भाई 8 लाख रुपए। ठीक है, अज्यूम करता हूँ ऐसी 8 लाख पर अज्यूम करता हूँ आपको 10% है, हालांकि 10% होता नहीं है, लेकिन बहरहाल समझाने के लिए आसान कर देता हूँ। 8 लाख का 10% निकालें कितना बनता है सर 80,000 रुपये। तो आपको जो टैक्स देना है वो कितना देना है 80,000 रुपये। ठीक, टैक्स पेबल कितना बना आपका 80,000। ये पूरी बात नहीं हुई है, ये यहाँ तक की बात हुई है। 80,000 रुपये आपका टैक्स बनता है। अब इस 80,000 में से अगर आप गवर्नमेंट को ऑलरेडी कोई टैक्सेस एडवांस में पे कर चुके हैं, कैसे सर, जब मोबाइल फ़ोन में बैलेंस डलवाते हैं तो टैक्स कट जाता है, वो टैक्स हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को एडवांस में पे कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई टैक्सेस आप पहले से ही पे कर चुके हैं, ऑलरेडी पेड, वो उस टैक्स में से माइनस हो जाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी थी 8 लाख, 8 लाख पे रेट कितना लगाया 10%, 10% लगाकर कितने बन गए 80,000। तो 80,000 में से अगर मैंने पहले से कोई टैक्स पे कर दिया तो वो लेस हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने 2,000 रुपये मोबाइल फ़ोन के बैलेंस में टैक्स पे कर दिया, तो 80,000 में से वो 2,000 रुपये टैक्स मैं कहूँगा सर 2,000 तो गवर्नमेंट को मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूँ, तो गवर्नमेंट वो 2,000 रुपये मेरे टैक्स में से क्या कर देगी, माइनस कर देगी। अब जो मेरा टैक्स बचेगा वो कितना देना है मुझे गवर्नमेंट को, अब मुझे 80,000 रुपये टैक्स नहीं देना, अब मुझे 78,000 रुपीज़ टैक्स देना है। तो जो मेरी टैक्स की लायबिलिटी होगी, टैक्स पेबल है इस वक्त, वो कहलाएगा 78,000। तो टैक्स पेबल का मतलब क्या, पेबल आपको अच्छे तरीके से पता है, पेबल मतलब देना है। क्या मुझे गवर्नमेंट को अभी 80,000 रुपये टैक्स देना है, तो आप बोलेंगे नहीं सर 2,000 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अभी हमें गवर्नमेंट को सिर्फ 78,000 रुपीज़ टैक्स देना है। तो जो मेरा टैक्स पेबल कहलाएगा वो 78,000। तो टैक्स पेबल का मतलब है इस वक्त फाइनली कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है इनकम टैक्स की सूरत में, वो कहलाएगा आपका टैक्स पेबल। ठीक है जनाब, ओके। अब आते हैं टैक्स ईयर पर। ये भी आपके सवाल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये टैक्स ईयर क्या होता है? टैक्स ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप टैक्स पे करते हैं। द टर्म टैक्स ईयर when used in reference to personal income taxes means the calendar year for which income taxes were withheld for earning
और द ईयर फॉर विच एन इनकम टैक्स रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड। भाई ये बहुत मुश्किल सी बात है, मैं थोड़ा आसान करता हूँ इसको। इससे यहाँ पर मुराद ये है कि आप जिस ईयर का टैक्स भर रहे हैं वो ईयर कहलाता है आपका टैक्स ईयर। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो टैक्स पे किया जाता है वो जून 30, टैक्स पे करने की जो डेट है वो है जून 30, यानी कि जो ईयर क्लोज होता है आपका वो जून 30 पर आपका ईयर क्लोज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जून 30, 2025 पे अपना टैक्स पे करते हैं। जून 30 पे ईयर क्लोज होगा, पे इस डेट पे नहीं होगा, पे इसके बाद होता है, जुलाई होगा सितंबर में, सितंबर तक की डेट होती है, 3 महीने का टाइम होता है आपके पास। तो आपका जो ईयर क्लोज होगा टैक्स ईयर वो जून 30, 2005 में क्लोज हो जाएगा। ये ईयर शुरू कहाँ से हुआ होगा? ये ईयर शुरू होगा जुलाई 1, 2024 से और ख़त्म कहाँ होगा? जून 30, 2025 पे। फिर अगला टैक्स ईयर कहाँ से शुरू होगा? अगला टैक्स ईयर आपका शुरू होगा जुलाई 1, 2025 से और एंड कहाँ होगा? जून 30, 2026 पे। ये आपका टैक्स ईयर कहलाता है, यानी जिस ईयर का हमें टैक्स पे करना है वो ईयर हमारा कहलाता है टैक्स ईयर। तो ये पाकिस्तान में जो टैक्स ईयर चलता है वो जुलाई टू जून चलता है, जुलाई 1, 2021 से जून 30, 2022 तक, फिर जुलाई 1, 2022 से जून 30, 2023 तक, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका जो है वो टैक्स ईयर चलता चला जाएगा, ठीक। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है कि बेसिक सैलरी और ये टाइम स्केल क्या है। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, ठीक है। बेसिक सैलरी से मुराद ये है कि आपकी बुनियादी तनख्वाह क्या है, इसमें कोई बेनिफिट्स यानी कोई अलाउंसेस, कोई बोनस, कोई ओवर टाइम वगैरह शामिल नहीं है। यानी जो आपकी बुनियादी तनख्वाह है उसे हम कहते हैं बेसिक सैलरी। ये लिखी हुई है आपकी बेसिक सैलरी। मिसाल के तौर पर आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी जो बुनियादी तनख्वाह है वो 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़। अब अगर ओवर टाइम करेंगे तो वो इसमें मिल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा वो भी इसमें मिल जाएगा, या कंपनी ने आपको कोई और अलाउंसेस दिए हैं यानी बेनिफिट्स दिए हैं तो वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। लेकिन बुनियादी तनख्वाह हर सूरत में जो पैसे मिलने वो 60,000, ये बुनियादी तनख्वाह है आपकी, ठीक है। ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है सर? इसे हम कहते हैं टाइम स्केल, ठीक है। ये आपका कहलाता है टाइम स्केल। इसको समझिएगा, ये 50,000 क्या है? ये -2,000, ये माइनस नहीं है भाई, ये डैश है। 50,000 डैश 2,000 डैश 80,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 50,000 है ये आपका कहलाता है मिनिमम टाइम स्केल। मिनिमम टाइम स्केल से मुराद ये है कि आप जिस पोजीशन पर इस कंपनी में मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, तो अकाउंटेंट की जॉब के लिए जो सबसे कम तनख्वाह है इस कंपनी में वो 50,000 रुपये, यानी कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपये। आपकी तनख्वाह इस वक्त कितनी हो गई? 60,000 हो गई। लेकिन जब आप यहाँ पर लगे होंगे तब आपकी जो तनख्वाह होगी वो 50,000 रुपये होगी। अब जाहिर सी बात है प्रमोशन तो होता ही ना, तो बढ़ते बढ़ते अब ये 60,000 रुपये पहुँच गई। तो आपकी जो बुनियादी तनख्वाह थी इस पोजीशन पर वो होगी 50,000। जो भी करेगा आपकी जगह कोई और आएगा उसकी भी बुनियादी तनख्वाह, मिनिमम तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपये होगी। 50,000 से कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा हो सकती है, 52,000, 53,000, जो भी जिस पे भी नेगोशिएशन हो जाए। तो बुनियादी जो कम से कम तनख्वाह है इस पोस्ट की वो 50,000, इसे हम कहते हैं मिनिमम टाइम स्केल। इसकी शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिएगा क्योंकि बार बार इस्तेमाल होगी, MTS, मिनिमम टाइम स्केल। ये 2,000 क्या है? ये है इंक्रीमेंट, यानी जब भी आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, सर मेरी तनख्वाह बढ़ा है, सर मेरी तनख्वाह बढ़ा है, जब भी साल में आपका इंक्रीमेंट होगा वो 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। ये है आपका इंक्रीमेंट, ठीक। और आप जिस पोजीशन पर हैं उस पोजीशन पर मैक्सिमम जो आपकी सैलरी पहुंचेगी वो 80,000 तक पहुंच सकती है। अभी आप 60,000 पर है, मैक्सिमम आपका इंक्रीमेंट होते 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 आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 80,000 तक जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। सर 80,000 तो क्या मैं मतलब अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 80,000 कमा सकता हूँ? नहीं भाई, आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा कमाना यानी 1,00,000 2,00,000 कमाना है तो फिर अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। इस पोजीशन पे रहते हुए आपकी जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो यही होगी, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका टाइम स्केल। ये बेसिक सैलरी, ये टाइम स्केल, ये मिनिमम टाइम स्केल, ये इंक्रीमेंट और ये मैक्सिमम टाइम स्केल। मैंने आपको तीनों अल्फाज समझाने की मुख्तसरन कोशिश की है, ठीक है। ओके जी, तो आज तो हमने कुछ बेसिक बातें समझी कि इनकम टैक्स के हवाले से कुछ बुनियादी अल्फाज, कुछ टर्म्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम अपनी पहली इनकम को लेकर चलेंगे। मैंने आपको 5 हेड्स बताए हैं इनकम के, जिसमें सबसे बड़ा जो हेड है और जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। और इनकम फ्रॉम सैलरी से ही हम स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम इसे लेकर आखिर तक जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इस पर फोकस करें, क्योंकि इनकम टैक्स इतना बड़ा पोर्शन है, इतना बड़ा कि इसे अगर हम पढ़ने जाएं तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा लिमिटेड है तो हम उसी हवाले से इसको लेकर चलेंगे।
तो आज के लिए हम इतना रखेंगे और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।